चलिए, let's start the day 2 of Code of Ethics CA final. Let's start again straight. Now we are talking about no CLAR, non-compliance with लॉज एंड रेगुलेशंस। हालांकि एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 250 अपने कोर्स में था, इंटर में भी था, फाइनल में भी है, फाइनल में पढ़ा भी है, लेकिन ये एक प्रोविजन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट। नो क्लैर, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। सबसे पहली बात तो ये है दोस्त कि दिस नो क्लैर नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन इज एप्लीकेबल टू बोथ practicing CAs and CA who are in service। दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर अप्लीकेबल है। वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस करते हैं और वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सर्विस में हैं, उन दोनों पर नो क्लैर लग रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये नो क्लैर उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है जो सर्विस में है, क्योंकि प्रैक्टिस वाले के लिए तो पहले से ही ऐसे 250 था, थोड़ा बहुत ऐसे 250 इधर उधर से थोड़ा सा कहना चाहिए कि ऐसे 250 से थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन जो है वो नो क्लैर का है। अब बात आती है कि नॉन कंप्लायंस का मीनिंग क्या है, व्हाट वी मीन बाय नॉन कंप्लायंस। आखिर नॉन कंप्लायंस किसे कहा जाएगा? तो कहते हैं कि नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ कमीशन। चाहे इंटेंशनली कर रहे हो चाहे अनइंटेंशनली कर रहे हो, जो कॉन्ट्ररी है टू लॉज एंड रेगुलेशन। अभी तो इतनी बात करें। एक्ट ऑफ ओमिशन, एक्ट ऑफ कमीशन। आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, या तो आपको ये प्रोविज़न मालूम ही नहीं था कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो हम कहेंगे सर एरर ऑफ ओमिशन हो गई। या आप कहते हैं कि ना जी, मुझे ये पता था कि टर्नओवर की लिमिट 70 लाख है, 60 लाख है, 50 लाख है, मुझे मालूम नहीं था कि इस असेसी के लिए वो लिमिट 20 लाख है, तो मैं थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर गया। तो आप अगर मिस इंटरप्रेट कर गए हो तो उसको बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन, और अगर आप वाकई में भूल गए हो तो उसे कहेंगे एरर ऑफ ओमिशन। अब ओमिशन होगा तो या तो इंटेंशनल होगा या अनइंटेंशनल होगा। ओमिशन इंटेंशनल कैसे हो सकता है? अरे मुझे कंप्लाई करना है, मैंने निश्चय कर लिया कि लेट अस ओमिट नो कंप्लायंस, दैट इज इंटेंशनल ओमिशन। कमीशन मीन्स मैं गलती से गलत समझ गया, मतलब मैं समझना कुछ और चाहता था, मैं समझ कुछ और गया, दैट्स कॉल्ड कमीशन। मिस इंटरप्रेट कर जाने को हम बोलते हैं कमीशन, और भूल जाने को हम बोलते हैं ओमिशन। और नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस में दोनों हैं, ओमिशन भी है, कमीशन भी है, चाहे इंटेंशनल हो चाहे अनइंटेंशनल हो। जो कॉन्ट्ररी टू लॉज एंड रेगुलेशंस है, विच इज कॉन्ट्ररी टू लॉ एंड रेगुलेशन, जो लॉ कहता है उसके अगेंस्ट। लेकिन जो लॉ कहता है उसके अगेंस्ट है, लेकिन ये कमिट किया किसने है? हु हैज कमिटेड दिस? किसने कमिट किया है? सर, या तो मेरे क्लाइंट ने कमिट किया है, अगर मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूं तो क्लाइंट ने किया है, और अगर मैं सीए इन सर्विस हूं तो
एम्प्लॉयर ने किया है, या मेरे क्लाइंट के दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ने किया है, या मेरे एम्प्लॉयर के दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ने किया है, या मेरे क्लाइंट के मैनेजमेंट ने किया है, या मेरे एम्प्लॉयर के मैनेजमेंट ने किया है, या मेरे क्लाइंट के ऐसे अदर इंडिविजुअल ने किया है जिनके ऊपर क्लाइंट का कंट्रोल है, या मेरे ऐसे एम्प्लॉयर के किसी इंडिविजुअल ने किया है जिस पर एम्प्लॉयर का कंट्रोल है। यानी कि बहुत क्लियर है दोस्त कि न्यूक्लियर का मतलब होता है एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ कमीशन, चाहे वो इंटेंशनल हो चाहे वो अनइंटेंशनल हो, जो कॉन्ट्ररी टू द लॉ हो, और किसने किया हो, या तो क्लाइंट ने किया हो प्रैक्टिसिंग सीए के लिए, या एम्प्लॉयर ने किया हो सर्विस सीए जो सर्विस में है उसके लिए, या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ने किया हो। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस किसका? मेरे क्लाइंट का अगर मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ, या मेरे एम्प्लॉय का अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ, या मैनेजमेंट ने किया हो। अगर मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ तो मेरे क्लाइंट के मैनेजमेंट ने ये किया है, या मैं नॉन प्रैक्टिसिंग सीए हूँ, मैं सीए इन सर्विस हूँ, तो मेरे एम्प्लॉयर ने ये किया है, या मेरे एम्प्लॉयर के अंडर में कोई इंडिविजुअल वर्क करता है जो मेरे एम्प्लॉयर के डायरेक्शन में काम करता है उसने किया है, या मेरे क्लाइंट के डायरेक्शन में काम करता है उसने किया है। somebody did this and this is called non compliance। now क्यों आपने कोड ऑफ एथिक्स में इसको लेकर के आए न्यूक्लियर को? देखिए ऐसा है कि आमतौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं उससे ये एक्सपेक्टेड होता है कि जब वो ऑडिट कर रहा हो या जब वो जॉब कर रहा हो, तो मैंने आपको जॉब पर आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री को देखकर रखा, मैंने आपको ऑडिट पर इसलिए अपॉइंट किया क्योंकि आप ही एलिजिबल हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप लॉ के एक्सपर्ट तो नहीं हो, लेकिन इतना सफिशिएंट नॉलेज आपके पास है, ये प्रिज्यूम करता है पब्लिक कि इतना नॉलेज आपके पास है कि आप उसका उसको जो ऑडिट करोगे उसमें अगर कोई नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन हुआ तो आप बताने की स्थिति में होंगे। और अगर आप उसके लिए बैलेंस शीट बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ P&L चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, या आप उसको फाइनेंस करवा रहे हो, या आप उसका ओवरऑल CFO बन के देख रहे हो, तो इतने लॉ का नॉलेज तो आपको होगा यार कि आप एज अ आपको एम्प्लॉय रखा है तो क्यों रखा है। मतलब अब आप सोचो कि मतलब आप एम्प्लॉय हो, मैं इंस्टांसेस बता रहा हूँ आपको, मैं ऑडिटर हूँ और मेरा एक फ्रेंड वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी एम्प्लॉय है वहाँ पे। तो अब अगर मैं और आप क्यों अपन अपने दो लोगों को ले लेते हैं। मान लीजिए ये है CA X और ये है CA Y। CA Y T लिमिटेड के अंदर जॉब में है, CFO है, और मैं यहाँ पर क्या हूँ, ऑडिटर। P लिमिटेड के मैनेजमेंट ने दोषाज विद गवर्नेंस ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी की, ईडी ने उनको पकड़ लिया, ईडी ने उनको जेल भेज दिया। अब बाकी दो चार्टर्ड अकाउंटेंट से जब पूछताछ की गई तो उनका ये कहना था सर हमें तो नॉलेज ही नहीं था कि इस तरीके की कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही। क्या सरकार ये मानेगी कि एक सीए जो जॉब में है उसे ये नहीं मालूम कि कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और एक बंदा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ऑडिटर है उसे भी ये नहीं मालूम है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। सोचो ना। पी लिमिटेड में पी लिमिटेड ने
किसी टेररिस्ट ग्रुप को टेरर फंडिंग कर दी, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वहां पे, एक जो जॉब में है और एक जो ऑडिट में है, दोनों को ही नहीं मालूम पड़ा। जीएसटी का भारी नॉन कंप्लायंस हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया और एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला। ये सीए कह रहा भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं चला, वो सीए कह रहा भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता है कोई कि इनको पता नहीं चलेगा यहाँ क्या हो रहा है? इसलिए कोड ऑफ एथिक्स के अंदर नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन को लेकर आया गया, लेकिन ये नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन सीए इन प्रैक्टिस को भी एप्लीकेबल है और सीए इन सर्विस को भी एप्लीकेबल है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने आपको इन 2-3 घटनाओं से बताया। लेकिन ध्यान रहे कि नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन डज नॉट इंक्लूड पर्सनल मिसकंडक्ट ऑफ क्लाइंट और एम्प्लॉयर विच इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। डायरेक्टर ने अपने पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न में क्या एक्ट और ओमिशन किए हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। डायरेक्टर ने अपने पर्सनल अकाउंट से क्या क्या फ्रॉड किए हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। एम्प्लॉयर ने अपने पर्सनल फ्रंट पर क्या मिसकंडक्ट किए हैं उससे हमें मतलब नहीं है। हम उस एंटरप्राइज की मिसकंडक्ट की बात कर रहे हैं, उस एंटरप्राइज के नॉन कंप्लायंस की बात कर रहे हैं जिस एंटरप्राइज का या तो हम ऑडिट करते हैं या फिर हम जिसके यहाँ जॉब में हैं। हम उस फर्म के नॉन कंप्लायंस की बात कर रहे हैं, उसके मालिकों के नॉन कंप्लायंस की बात नहीं कर रहे हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। शुड आई मूव अहेड? क्या क्या नॉन कंप्लायंस के एग्जाम्पल हो सकते हैं? भाई साहब फ्रॉड है, नॉन कंप्लायंस का एग्जाम्पल है कि आपने टैक्स फ्रॉड कर दिया, आपने लॉ के अंदर फ्रॉड कर दिया। करप्शन, ब्राइबरी अगर चल रही है दैट इज नॉन कंप्लायंस। मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है भाई साहब? मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, टेरर फंडिंग चल रही है, सिक्योरिटी मार्केट और इनके अंदर आपने इनसाइडर ट्रेडिंग कर डाली। बैंक और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो बैंक के थे उनमें आपने जबरन में सब्सिडी ले ली, जबरन में इंटरेस्ट सबवेंशन ले लिया। आपको सब्सिडी मिलनी नहीं चाहिए थी, आपने ले ली। जबरन में आपने अपने आप को स्मॉल स्केल के अंदर जाके रजिस्टर करवा दिया और जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट से आपको नहीं मिलने चाहिए थे वो भी सारे आपने ले लिए। पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी का इशू हो गया, पेंशन लाइबिलिटीज आप लोगों की खा गए। अब मैं आपका ध्यान यहाँ लाना चाहूँगा कि चलो मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बात करूँ और ये कहूँ कि यार सर फ्रॉड, करप्शन, ब्राइबरी, चलो समझ में आता है कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हूँ या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस हूँ और मैं जिस क्लाइंट या ऑर्गेनाइजेशन पे के साथ हूँ वहाँ फ्रॉड हो रहा है या करप्शन हो रहा है या ब्राइबरी हो रही है, मेरी आंखों से नहीं बच सकती। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मेरी आंखों से नहीं बच सकती। टेरर फंडिंग हो रही है, मेरी आंखों से नहीं बच सकती। इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही होगी या सिक्योरिटी मार्केट के अंदर मतलब कंपनी के इन्वेस्टमेंट औने पौने दामों में खरीदे बेचे जा रहे होंगे पर्सनल फायदे के लिए, मेरी आंखों से नहीं बच सकते। बिल्कुल आएगा, कहीं ना कहीं पकड़ में आएगा। कोई बैंकिंग फ्रॉड कर रही है कंपनी, समझ में आएगा। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर फ्रॉड कर रही है, मुझे समझ में आएगा बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। डेटा प्रोटेक्शन नहीं कर रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी लूज कर रही है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कर रही है, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी की बात कर रही है। भाई साहब इन 3 इशू में मेरे को इशू है।
हाँ, तुम बोलो टैक्सेशनल और पेंशन लाइबिलिटी के अंदर घोटाला होगा, मेरी समझ में आता है, मुझे पकड़ में आएगा, मैं समझ सकता हूं, मैं पकड़ सकता हूं। लेकिन ये जो येलो येलो डर्टी फेलो है, इनसे मुझे खासा प्रॉब्लम है, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन, ऐसा डेटा प्रोटेक्शन लॉस को तो मैं फॉलो कर सकता हूं, लेकिन कंपनी के डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यार अब मैं कैसे आपको बताऊं कि मैं जिन टेलीफोन कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूं, वो टेलीफोन कंपनियां अपने क्लाइंट के डेटा को किसी और को नहीं बेचेंगी। यार ये मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि मैं इसके ऊपर मतलब ऑडिट करके या बीइंग एन एम्प्लॉय मैं ये पता लगा पाऊं कि यार ये डेटा प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं। मैं एक बैंक का ऑडिटर हूं, मैं बैंक में केवाईसी देख सकता हूं, लेकिन आप बोलो कि यार बैंक ने मेरा डेटा किसी और को बेच दिया हो, तो यार अब ये देख पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अब आप बोलो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इशू देखो, यार ये एंटिटी का ऑडिट मैं कर रहा हूं, ये एंटिटी कितना पॉल्यूशन कर रही है, कार्बन क्रेडिट वार्बन क्रेडिट हुई तो मैं देख लूंगा, लेकिन कितना पॉल्यूशन कर रही है और डेंसिटी कितनी एयर की है, और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में प्रॉपर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यार ये मेरे लिए बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक। अब मैगी के अंदर मैग्नीशियम कितना है और पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के जो फैसाट के स्टैंडर्ड्स हैं, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, यार फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा उतनी पकड़ इन चीज़ों पे नहीं है। जब आप बोलो कि डेटा प्रोटेक्शन सही कर रहे हैं कि नहीं, आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सही कर रहे हो कि नहीं, आप पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी सही कर रहे हो कि नहीं, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा उतना एक्सपर्टाइज इन तीन चीज़ पे नहीं। बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब तो मेरे नज़र में से आ जाएगा, लेकिन ये जो नॉन फाइनेंशियल आइटम्स है ना, ये मेरी पकड़ में आने से थोड़े से छूट जाते हैं। इसलिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इस न्यूक्लियर के आने से व्यथित थे कि अब क्या हम फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड भी देखें। शैल वी गो फॉर फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स? अब क्या हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स लिए जा रहे हैं कि नहीं, वो देखें। फिर हम अब डेटा की सीक्रेसी मेंटेन कर रही है कि नहीं कंपनी, वो देखें। अरे चलो, टैक्सेशनल की बात समझ में आती है, पेंशन लाइबिलिटी की बात समझ में आती है, पर क्या हम ये सब देखेंगे? उसके बाद इंस्टीट्यूट ने आगे क्लैरिफाई किया है इसको। लेट्स हैव सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ। अब हमको टेंशन हो गया कि यार इतने सारे नॉन कंप्लायंस हैं, क्या इन सारे नॉन कंप्लायंस के लिए हम कहीं से भी कितने भी जिम्मेदार हैं क्या? तो सर, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट न्यूक्लियर आर, पहली बात, न्यूक्लियर के अंदर वो आपको साफ कह रहे हैं कि भैया देखो, ऐसा है कि आप जब न्यूक्लियर देख रहे हो तो न्यूक्लियर अप्लीकेबल होगा प्रोफेशनल अकाउंटेंट, इसको आप प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट मत समझना, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल अकाउंटेंट। अगर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को एनकाउंटर होता है या उसे पता चलता है कि एक नॉन कंप्लायंस है या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, या तो नॉन कंप्लायंस या तो सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है, कब? जब वो अपनी प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है क्लाइंट को। भाई साहब, अगर मैं अपने क्लाइंट को कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूं और प्रोफेशनल सर्विस देने के दौरान मुझे या तो पता चलता है या बताया जाता है कि यहां नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती, मेरा ऑडिट शुरू होने से पहले और मेरा ऑडिट खत्म हो जाने के बाद
अगर कोई नॉन कंप्लायंस हो रहा हो, या मेरा सर्टिफिकेशन शुरू होने से पहले और मेरा सर्टिफिकेशन हो जाने के बाद अगर कोई हो रहा हो, या मेरा जॉब शुरू हो जाने से पहले और मेरा जॉब खत्म हो जाने के बाद अगर कोई नॉन कंप्लायंस हो रहा हो, तो माफी चाहूंगा, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। दूसरी बात, अगर आपको पता चल जाता है कि नॉन कंप्लायंस है, तो क्या आपको उसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा? भाई साहब, ना तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और ना ही आपको कंप्लीट कंप्लायंस इंश्योर करना पड़ेगा। नाइदर यू नीड टू इंश्योर द कंप्लीट कंप्लायंस, नॉर यू नीड टू रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट। ना आपको इन्वेस्टिगेट करना है, ना आपको कंप्लीट कंप्लायंस देखना है, आपको तो सिर्फ रिपोर्ट देना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन में ये बात आपको क्लियर हुई कि नोक्लेयर विल बी एप्लीकेबल टू प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट, और सॉरी, टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो एनकाउंटर करता है अपनी जॉब के दौरान, या अपने ऑडिट के दौरान, या अपने रिव्यू के दौरान, या अपने रिलेटेड सर्विसेज के दौरान। माइंड इट वेरी केयरफुली, इवन इफ यू आर गिविंग रिलेटेड सर्विसेज, नॉन अश्योरेंस सर्विसेज, स्टिल इफ यू एनकाउंटर विद सम नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। बड़ा हाफ हार्टेडली उन्होंने ये नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन आपके कोर्स में दिया है, दिया तो है पर उतना नहीं दिया। Professional accountant does not require to have expertise about the law। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि क्या मुझे लॉ को आमूल चूल जानने की जरूरत है ना, क्या मुझे लॉ का एक्सपर्टाइज होने की जरूरत है ना, क्या मेरे पास लॉ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होना चाहिए ना, ये भी गलत है। आपके पास अपने लॉ का इतना एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए कि आप अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर सके। मैं एक ऐसी कंपनी का ऑडिटर हूं जो हीरो का व्यापार करती। आई एम ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विच इज ट्रेडिंग इन डायमंड्स। तो शुड आई नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डायमंड, कितने कैरेट का है, कितनी डेंसिटी का है, कितना कितने कैरेट का है, कितनी डेंसिटी का है, कितना क्या है, कहना है, हाउ कहना है, मैं कैसे कर सकता हूं? तो मुझे बस इतना नॉलेज होना चाहिए कि भाई जो बिका है वो तो गया, जो क्लोजिंग स्टॉक है मैं उसको इंश्योर कर लूं कि ये डायमंड्स कौन से हैं। अब जो बिल पे बिक गए उनकी डेंसिटी वेंसिटी वो मैं परचेज सेल से टैली कर लूंगा, लेकिन वाकई में कितनी डेंसिटी के थे और क्या बेचे, कितने कैरेट के थे तो क्या बेचे, और कितनी क्लैरिटी के थे और क्या बेचे, और किस कलर के थे और क्या बेचे, और कितने स्पार्कलिंग थे और क्या बेचे, सर इतना एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए। ना ही वहां बैठे अकाउंटेंट को इतना एक्सपर्टाइज चाहिए। उसको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस क्वालिटी का कौन सा माल परचेस हुआ, किस क्वालिटी का कौन सा माल बेचा, और किस क्वालिटी का कौन सा माल पड़ा है। इसमें गड़बड़ा नहीं होनी चाहिए। ये आपके जॉब की रिक्वायरमेंट है। नाउ, तो इट डज नॉट रिक्वायर एक्सपर्टाइज अबाउट द लॉ, बट श्योरली इट रिक्वायर्स व्हाट, एडिक्वेट नॉलेज। एडिक्वेट नॉलेज होना जरूरी है। पर्सनल मिसकंडक्ट ऑफ द क्लाइंट इज आउट ऑफ स्कोप, ये मैं आपको पहले ही बता चुका कि पर्सनल मिसकंडक्ट अगर कोई कर रहा है तो वो इसके स्कोप से ही बाहर है। डायरेक्टर अपनी इनकम टैक्स फाइल में कुछ भी करे भाई साहब, उससे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टर ने इनसाइडर ट्रेडिंग करके फ्रॉड किया ना, तुम मेरे को मत पकड़ो, डायरेक्टर को पकड़ो।
मुझे मत पकड़ो। हाँ, कंपनी खुद इनसाइडर ट्रेडिंग करवा रही है, सारे डायरेक्टर मिलके कंपनी के साथ, भाई साहब ये पागलपन नहीं होगा। देन डिस्क्लोजर ऑफ नॉन कंप्लायंस टू अथॉरिटी। अब एक बात, अगर नॉन कंप्लायंस हुआ तो मैं अथॉरिटी को डिस्क्लोज करूं क्या? तो कहते हैं भाई साहब एक मिनट, आपको किसी अथॉरिटी को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर अगर लॉ में ऐसा लिखा है कि आप डिस्क्लोज ना करें, disclosure of non-compliance to authority if contrary to law need not to be disclosed। अगर contrary to law है तो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है दोस्त। मॉड्यूल 7 में है आपके, बिल्कुल मॉड्यूल आपके सामने ही रखना, कुछ भी ऐसा ना हो कि छूट जाए, ये ध्यान आपको रखना है। चलिए, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल। चलिए, नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन प्रोविजन इन इंडिया। इंडिया में नोक्लेर कैसे कैसे कहां कहां अप्लीकेबल हो रहा है। सो 4th पॉइंट में क्या हुआ बेटा? disclosure of non-compliance to authority contrary to law need not to be disclosed। बताया ना मैंने। देखो ये चोटीधारी की एक एक चोटी बढ़ती जा रही है। पहले एक चोटी थी, ये दूसरी थी, तीसरी थी, चौथी, मैंने चारों पूरे किए। आइए, अथॉरिटी एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोक्लेर की बात करें कि नोक्लेर की एप्लीकेबिलिटी क्या है। सर, अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस और अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, तो दो अलग अलग बातें। प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस के लिए वो बोलते हैं कि क्या आप एक ऐसे प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस हैं, जस्ट वो बोल रहे हैं कि क्या आप एक ऐसे प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस हैं जो सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं और एम्प्लॉय हैं और लिस्टेड कंपनी के एम्प्लॉय हैं। आप तो ये बताओ कि क्या आप एम्प्लॉय हो? हाँ। क्या आप सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो? हाँ। क्या आप सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट एक ऐसी एंटिटी में हो जो लिस्टेड कंपनी है? हाँ। तो बाबू आप फंस गए, आप नॉन कंप्लायंस के दौर में फंस गए। क्योंकि सीनियर एम्प्लॉय में कौन कौन आता है? सीनियर एम्प्लॉय में आते हैं डायरेक्टर, ऑफिसर, सीनियर एम्प्लॉय जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सके और डिसीजन लेने में आगे बढ़ सके, चाहे वो एक्विजिशन का हो, चाहे वो डिप्लॉयमेंट का हो, चाहे वो कंट्रोल का हो, रिसोर्सेस की। एंटिटी के रिसोर्स का एक्विजिशन कर लूं, एंटिटी के रिसोर्स को डिप्लॉय कर दूं, एंटिटी के रिसोर्स पर कंट्रोल रख लूं। अगर आप इस तरीके के बंदे हो, आप एम्प्लॉयमेंट में हो, ठीक है, आप परचेस कर सकते हो, हाँ। सेल कर सकते हो, हाँ। कैन यू परचेस? यस। कैन यू सेल? यस। कैन यू कंट्रोल द ह्यूमन रिसोर्स? यस। कैन यू कंट्रोल द financial resource? Yes. Can you control the technological resource? Yes. Can you control the physical resource? Yes. Can you control the intangibles? Yes. Can you acquire human resource? Yes. Can you acquire finance? Yes. Can you acquire
technology? Yes. Can you acquire physical resources? Yes. Can you acquire intangible resources? Yes. Can you deploy human resources? Can you deploy financial resources? Can you deploy technological resources? Can you deploy physical resources? Can you deploy intangible resources? If you can deploy them, if you can control them, if you can acquire them, then surely you are a employee over which no CLAR is applicable, provided you are employee of listed entity, whether in India or outside India. Now, and if you are in practice, then if you are in practice, my dear, then if you have an audit engagement of a listed entity whose net worth is more than 250 crores, both the conditions are required to be satisfied. No CLAR is applicable to you. No CLAR is not applicable to everyone. No CLAR is applicable to auditor of listed entity, employee of listed entity, but ऑडिटर ऑफ लिस्टेड एंटिटी होने के साथ साथ नेटवर्क मोर देन और इक्वल टू 250 करोड़ होना है, लेकिन सर्विस वाले के लिए नेटवर्क नहीं डाली, सर्विस वाले के लिए सीधा सीधा क्या लिख दिया है, एप्लीकेबल. डिड यू गेट इट एवरीवन? चलिए, अब बात आती है कि नोक्लेर जो है वो एसेट 250 से किस तरीके से डिफरेंट है. So let us have a difference between Noclair and Acid 250. Kindly give a title Noclair versus Acid 250. Acid 250 क्या है? Acid 250 का नाम बताओ आप, तो यही तो है. क्या नाम है Acid 250 का? Consideration of laws and regulation in an audit of financial statement. Consideration in laws and regulation in an audit of financial statement. ये एसिड 250 का नाम है, वी ऑल नो. अब आप एक बता कि अगर मैं आपको बोलूं कि एप्लीकेबिलिटी, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस एंड इन प्रैक्टिस, ये दोनों पर अप्लीकेबल है, लेकिन ये तो सिर्फ इन प्रैक्टिस पर ही अप्लीकेबल है. उसके बाद एम्प्लॉय पर अप्लीकेबल है क्या? यस, एम्प्लॉय पर अप्लीकेबल है, बट इज नॉट अप्लीकेबल ओवर एम्प्लॉय. दोनों बातें एक ही है, बट इज एप्लीकेबल ओवर. ओके, सो नाउ अगली बात आती है कि नेचर ऑफ लॉ यहां पे कौन कौन से हैं. अगर मैं आऊं कि नेचर ऑफ लॉ नोक्लेर के अंदर कौन कौन से हैं, तो ये बोलते हैं एनी नॉन कंप्लायंस which has serious financial or
नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट। ओवर सोसाइटी। और ये कह रहा है मेनली कॉन्सेंट्रेट ऑन those laws and regulation which have direct bearing on, direct effect on figures or disclosures in financial statement. Whether affected stakeholders defined, yes, in nuclear is defined. भाई ऐसे 250 ये नहीं बताता है कि किस किस पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। वो तो ये बोल रहा है यार नॉन कंप्लायंस तो यार भाई तू अपनी रिपोर्ट के अंदर क्वालिफाई कर दे, या तेरे को जो रिपोर्ट देनी वो दे, लेकिन तू ये रिपोर्ट कर। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे 250 में ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ नोक्लेर रूटीन नेचर का है कि स्पेसिफिक नेचर का है? स्पेसिफिक फाइंडिंग है। नो स्पेशल प्रोसीजर्स आर नीडेड। if encountered or made aware of, then only triggers। बट ये तो रूटीन है, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर है। डिजाइन एंड परफॉर्म करना है ऑडिट प्रोसीजर। टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence। मगा में भाई साहब बिल्कुल यही करना है। आपका मॉड्यूल पूरा कवर्ड है, अब आपको दूसरी बार मॉड्यूल थोड़ी खोलना है। आई हैव कवर्ड द होल मॉड्यूल। यस, बिल्कुल। अब आपको मॉड्यूल थोड़ी खोलना है, अब आपको कुछ भी नहीं खोलना है इनफैक्ट। अब आपको सिर्फ अपने नोट्स से ही पढ़ाई करनी है जो मैंने आपको यहाँ कराया। अगर आपको लगता है किसी दिन कि भाई मेरे को रिवीजन करना है, जस्ट हैव दिस एंड रिवाइज इट। वैसे भी तुम लोग मुझे 2x पे चला के देखते हो। चलिए नाउ आगे। कोड ऑफ एथिक्स के लेक्चर्स यूट्यूब पे मई तक अवेलेबल रहेंगे, उसके बाद इनको मैं हटा दूंगा। बट अभी टिल में
मेरे कई सारे पुराने स्टूडेंट हैं, उनको भी देखना है कि कोड ऑफ एथिक्स में क्या चेंज आया है। तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है, बट हाँ, जो चेंजेस आए हैं उस पर पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैंने इनको अभी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। मैं रोज डालूंगा, डेली यूट्यूब लेक्चर्स विल बी देयर। यूट्यूब स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आई एम रिकॉर्डिंग एंड देन अपलोडिंग नाउ। लेट कम टू रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर मैं नॉन कंप्लायंस की रिपोर्टिंग करने जाऊं, रिस्पॉन्ड करने जाऊं, तो मैं कैसे करूं? रिपोर्टिंग नहीं, उसको आप रिस्पॉन्डिंग लिखो, गलत लिख दिया मैंने। हाँ, रिस्पॉन्डिंग टू नॉन कंप्लायंस। रिपोर्टिंग करना है या नहीं करना वो तो बात की बात है, पहले रिस्पॉन्स तो दूं। अगर आप एम्प्लॉई हो, अगर आप ऑडिटर हो, तो क्या करें? एम्प्लॉय हो तो क्या करूं? ऑडिटर हूं तो क्या करूं? सबसे पहले एनालाइज योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो आप ये देखो कि आपका एम्प्लॉयमेंट का जो टर्म है, एनालाइज योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज सीनियर प्रोफेशनल इन सर्विस। भाई साहब, आपका अपॉइंटमेंट लेटर वो अपनी जगह, कोड ऑफ एथिक्स का पार्ट 1 वो अपनी जगह, कोड ऑफ एथिक्स का जो वॉल्यूम 1 है, उस वॉल्यूम 1 के अंदर आपको सारी जानकारी दी गई है कि बीइंग सीनियर प्रोफेशनल इन सर्विस आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। देन आप अगर सीनियर प्रोफेशनल नहीं हो तो इफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट बट नॉट सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, तो क्या करूं? देन अगेन डिटरमाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन इन कोड ऑफ एथिक्स वॉल्यूम 1। फिर से डिटरमाइन करो, मतलब कुल जमा बात यह है कि सबको कह रहे हैं कि आप डिटरमाइन करो, तुम भी डिटरमाइन करो। वही कोड ऑफ एथिक्स वॉल्यूम 1। डिवीजन अलग अलग हो सकते हैं। अब मैं करूं क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मैंने निकाल ली, व्हाट आई हैव टू डू। अब तुम एम्प्लॉय हो तो भी, तुम ऑडिटर हो तो भी, अब तुम्हें क्या करना है? रिस्पॉन्ड कैसे करना है? रिस्पॉन्ड करने के लिए सबसे पहला काम ये करो कि सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करो कि साला मैटर क्या है। भैया मैटर ये है कि मैगी के अंदर मैग्नीशियम ज्यादा है, ये एक लैब रिपोर्ट में आया है और छप गया है न्यूज़पेपर में, और अभी हम 31 मार्च को उसका ऑडिट करेंगे।
और गवर्नमेंट ने अंतरिम आदेश निकाल दिया है कोर्ट ने कि मैगी का प्रोडक्शन और सेल पे रोक लगाओ। ओ भाई साहब, बीइंग एन ऑडिटर मेरे सामने आ गया एक नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, वो भी फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, फसाई। और इतनी चिप्स खाते हो लेस की, डायमंड की, सब पीछे पैकेट पे लिखा रहता है फसाई, देखना। वो फूड एंड सेफ्टी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स जो हैं वो गड़बड़ हो गए, ऐसा अखबार में छपा है। अंडरस्टैंड करो मैटर, अपने लिए कितना प्रॉब्लमेटिक है। बोले भैया पहले तो गोइंग कंसर्न देख लो नेस्ले इंडिया का, दूसरा इस क्वार्टर का लॉस देख लो, तीसरा की ऑडिट मैटर हो गया कि नहीं हो गया ये देख लो। बीइंग एन ऑडिटर बात कर रहा हूँ, की ऑडिट मैटर हो गया है, हाँ। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, लफड़ा हो गया है, हाँ। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, यस। तो यार बहुत लफड़ा हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गोइंग कंसर्न तो नहीं पड़ गया देख लो। तो ये सब अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मैटर को। एम्प्लॉय हुए तो आपको देखना पड़ेगा कौन से लॉस के अब क्या क्या रिपरकेशन आएंगे। प्रोडक्ट अगर बैन कर दिया है तो वो अब बोलेंगे कि इस प्रोडक्ट को नष्ट करवाओ, फिर आपको उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेंडर बुलवाने पड़ेंगे। अरे बहुत सारा लफड़ा हो गया। अंडरस्टैंडिंग द मैटर, देन एड्रेस द मैटर। एड्रेस करो, जैसे एड्रेस करना है वैसे एड्रेस करो। एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय की तरह एड्रेस करो, ऑडिटर हो तो ऑडिटर की तरह एड्रेस करो। एड्रेस करने पर परेशानी आ रही है, सीक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट, मांगो ना। एडवाइस मांगने में क्या है एक्सपर्ट से कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। देन डिटरमाइन फर्दर एक्शन, देखो कि तुम्हें फर्दर एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। रिपोर्ट करूं नहीं करूं, कम्युनिकेट करूं नहीं करूं, किसको बोलूं किसको नहीं करूं, अथॉरिटी को कम्युनिकेट करूं नहीं करूं। डिटरमाइन फर्दर एक्शन। फर्दर एक्शन में क्या होगा, फर्दर एक्शन में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा वेदर टू कम्युनिकेट टू अथॉरिटीज। क्या मैं अथॉरिटीज को कम्युनिकेट करूं, शुड आई कम्युनिकेट टू द अथॉरिटीज। मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मैं कम्युनिकेट करूंगा कि नहीं अथॉरिटीज, दैट आई नीड टू चेक। देन मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि एमिनेंट ब्रीच तो नहीं है। व्हाट इज कॉल्ड इमिनेंट, डाउटफुल, समथिंग विच इज लाइकली टू हैपन सून। मतलब डाउटफुल तो है यार, अभी ब्रीच सिद्ध हुआ नहीं है लेकिन ये ब्रीच सिद्ध हो सकता है। तो अगर इमिनेंट ब्रीच है तो फिर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी टाइप का कुछ करना पड़ेगा, वेदर इट इज इमिनेंट ब्रीच। इमिनेंट ब्रीच मतलब एंटीसिपेटरी ब्रीच, यार मुझे एंटीसिपेट हो रहा है कि यार ये ब्रीच हो सकता है, तो इफ दैट इज इमिनेंट ब्रीच देन आई हैव टू टेक केयर द थिंग्स। ब्रीच मतलब नॉन कंप्लायंस, इमिनेंट नॉन कंप्लायंस, ब्रीच का मतलब नॉन कंप्लायंस, इमिनेंट नॉन कंप्लायंस। जो भी है आप उसे एनालाइज करो, और जो भी करो कृपा करके डॉक्यूमेंटेशन करना ना भूलें कि आपको मैटर मिला क्या था, आपको मैटर क्या मिला था, आपने उसे कैसे अंडरस्टैंड किया, क्या एड्रेस किया, किससे सलाह मांगी, फर्दर एक्शन क्या लिया, कम्युनिकेशन किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, एमिनेंट ब्रीच आपको लगा था तो आपने उस पर क्या एक्शन लिए। भाई इन सब का डॉक्यूमेंटेशन करना अत्यंत आवश्यक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इतना सारा मैटर नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा इतना सा मैटर नॉन कंप्लायंस के रूप में
आपको आपके मॉड्यूल ने दिया, इतना सा। क्योंकि मैं अगर अभी आपको दिखाने जाऊं तो बाबू नॉन कंप्लायंस में तो गर्दे उड़ा दिए हैं। अगर वॉल्यूम 1 उठाऊं तो प्रैक्टिसिंग सीए के लिए अलग है, नॉन प्रैक्टिसिंग के लिए अलग है। वो ढेर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पर दी हुई हैं। अब कई बार क्या होता है कि अगर नॉन कंप्लायंस का मैटर निकलता है और किसी स्टेच्यूट ने बोल रखा है कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस हो तो हमें खबर करो, तो भाई साहब, इफ एन statute like SEBI, like MCA, अगर सेबी एमसीए जैसी अथॉरिटीज, लाइक सेबी एंड कंपनीज एक्ट, एमसीए तो अथॉरिटी, सेबी एक्ट और कंपनीज एक्ट और regulations requires disclose and communicate to authority such communication should be done on timely manner. टाइमली मैनर में आप कम्युनिकेट करो और आगे लिख दो सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी अंडर सीए एक्ट। इसके बाद क्या है, आपके मॉड्यूल ने कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बात की, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में जो बात की गई है वो हम बात करेंगे ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में एक ही बार बात करेंगे 10 सेकेंड शेड्यूल में। अभी हमको वो कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बात करने की जरूरत, वी नीड नॉट टू टॉक अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी राइट नाउ। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात मैंने आपको बता दी कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या करना पड़ेगा। एक बार न्यूक्लियर के डॉक्यूमेंटेशन को अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो मैंने आपको जो जो बोला वो मॉड्यूल में आपको लिखा हुआ मिलेगा। मैनेजमेंट ने कैसे रिस्पॉन्स दिया, कोर्स ऑफ एक्शन क्या लिया, अकाउंटेंट ने कैसे सेटिस्फाई किया अपने आप को कि कोर्स ऑफ एक्शन सही है, ऑडिटर ने कैसे समझा कि मैटर क्या था, क्या डिस्कशन हुआ मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, क्या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस हुआ तो फिर उसका क्या किया, सारी बातें सेम टू सेम आपको वहां पे डॉक्यूमेंटेशन करनी है, दिमाग लगाने की जरूरत। नाउ अब आते हैं भाई साहब, यहां तक जो था ये वॉल्यूम 1 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कोड ऑफ एथिक्स का था। मैंने जो चालू किया था कोड ऑफ एथिक्स में, तो ये मैंने आपको पढ़ाया वॉल्यूम 1। आई हैव टॉट यू वॉल्यूम 1 कोड ऑफ एथिक्स converged with ISBA code, International Ethical Standards Board for Accountants, International Ethical Standard Board for Accountants। ये
पहला वॉल्यूम था जिसका इतना सार आपके मॉड्यूल में जोड़ा गया था। अब मैं आ रहा हूं यहां से, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, I am starting second volume of the Code of Ethics. So I am coming to volume 2, Code of Ethics, based on Chartered Accountant Act 1949. So now I am starting with Code of Ethics based on CA Act 1949. तो एक तो था अपना कौन सा, वॉल्यूम 1। अब अपन किस पे हैं, वॉल्यूम 2 पे। और वॉल्यूम 3 क्या है, प्रैक्टिकल केसेस, डिसिप्लिनरी केसेस। आप ये मत समझना कि मैं यहां के वॉल्यूम 1 2 की बात कर रहा हूं, ये अलग चीज है भाई साहब। ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 थे, आई एम वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 की बात कर रहा हूं। मैंने आपको कहा था ये वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 2 है। I am talking about volume 1 and volume 2. I am not talking about volume 1 2 3 4 5. चलिए आगे बढ़े। नाउ अब हम आएंगे, देखो अगर 17 नंबर का से 24 नंबर का कोड ऑफ एथिक्स है तो 4 मार्क्स का कोड ऑफ एथिक्स यहां से श्योर शॉट आएगा। 4 मार्क्स इस पार्ट के रहेंगे। हेलो, 4 मार्क्स दिस पार्ट। अब वो चाहे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे, चाहे वो आपसे डिस्क्रिप्टिव टाइप में पूछे, बाबू वो पूछेगा जरूर। 4 नंबर तो कहीं नहीं गया आपके। अब तो आपको शुरू के जितने पेजेस अपने हैं इनमें आपको कितना आएगा, 4 मार्क्स। ये जो कल से आज तक पढ़ा इसकी कमाई है 4 नंबर की। अब बढ़ते हैं बाकी के 20 नंबर पे। 24 नंबर का कोड ऑफ एथिक्स पूछने का दावा कर रहे हैं वो, बहुत खुशी की बात है। अच्छा है, इंश्योरेंस ऑडिट से तो बचे। कंपनी ऑडिट साला जबरन डाल रखा था। 4 नंबर का कंपनी ऑडिट फ्री हुआ, 4 नंबर का 8 नंबर का कंपनी ऑडिट फ्री हुआ, 4 नंबर का इंश्योरेंस ऑडिट फ्री हुआ। उसका इंपैक्ट है ये। आइए, नाउ वी आर अंडर वॉल्यूम 2 जिसको हमने कहा क्या, वॉल्यूम 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। सबसे पहले तो अपन जनरल और बेसिक डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नाउ हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट किसको कहा जाएगा। सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट की सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी कहती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन्स अ पर्सन हु इज मेंबर ऑफ आईसीएआई। जो आईसीएआई का मेंबर है वही कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वन हु इज मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, तो भैया अब ये बता दो मेंबर कौन। अपने यहाँ क्या होता है भाई साहब मालूम, अपन बनते हैं सीए, और सीए बनते ही सबसे पहले करते हैं मिसकंडक्ट। कोई आपसे पूछता है हाय
कैसे हो, रिजल्ट क्या रहा? तो आप लिखते हो नाउ आई एम सी ए हर्षित द्विवेदी। अंकल रुको, अभी नहीं, अभी नहीं, यूं लिख दो, ऐसा कोई मिसकंडक्ट नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट आपके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लेने वाला है कि ये क्या है, तुम मेंबर तो बने नहीं, तुमने अपना आपको सीए कैसे बोल लिया। पर लीगली अगर देखें तो आप अपने आप को सीए नहीं बोल सकते। बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप इंस्टीट्यूट के मेंबर नहीं हो। हाँ, कहा लिया आपने, अभी तो आप सीधे पास ही हुए हो, और पास होने पे मेंबरशिप ही नहीं है। तो मेंबरशिप ही नहीं है तो आप काहे के सीए भी? क्योंकि मेंबर कौन है? सेक्शन 4 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट कहती है अ पर्सन's नेम कैन बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स if he passed such examination and completed such training as may be prescribed for the members of ICAI and who is not eligible to be। एक मिनट, पहली बात तो यह कि भैया 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 एक मिनट, जो क्या है, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है। हमने कहा मेंबर कौन? person's name can be entered in register of member if he passed such examination or and completed in such training as may be prescribed for membership of ICI। रुको, shall apply to ICAI for से मेंबरशिप के लिए ICAI को अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक अप्लाई नहीं करेगा तब तक का मेंबर। और सुनो, तुम्हारी एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट करें वो भी जरूरी नहीं। हम बोल देंगे नहीं, हमको नहीं बनाना तुमको सीए। और ऐसा मत करो। मैं क्या करूं? सेक्शन 8 कहती है आज ही चेक कर लेना, सीए कर तो रहे हो, फाइनल में जा तो रहे हो, कहीं ये नीचे लिखी हुई डिस्क्वालिफिकेशन मत हैंडल कर लेना। क्योंकि ये लिखा है हु इज नॉट एलिजिबल टू बी born his name or entered his name on register of member। ऐसा कोई भी व्यक्ति एलिजिबल नहीं है अपने नाम को रजिस्टर में रखे जाने या दर्ज कराए जाने में। भाई अगर तेरा नाम पहले से रजिस्टर में था तो मैं काट दूंगा, और अगर नहीं था तो एंटर नहीं करूंगा। अगर नीचे लिखी हुई कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, जिसमें से पहली डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं आएगी, डोंट वरी। क्योंकि इंस्टीट्यूट पूरी तरह से इंश्योर करेगी कि आप, ये तो बहुत जालिम चीज़ है कि अपन 21 के पहले सीए बन गए और फिर इंस्टीट्यूट के का वेट कर रहे हैं कि भैया हमको ले लो यार। इंस्टीट्यूट बोलेगी यार थोड़ा एक काम कर, थोड़ा एक कैमरा वैमरा डाल, जरा तू सीए हो गया ना, हाँ तू एक काम कर, जरा मस्त कैमरा डाल गले में, कबीरा मांझा कर, जरा यूरोप ट्रिप जा, जरा निकल के ले जा सबको दोस्तों के साथ, बिल्कुल पलम पिचकारी, चलने दो, जाओ घूमो फिरो ऐश करो। हाँ तुम आ गए अभी मेंबर बनने, 21 साल के जाओ बेटा फिर आना। ऐसा होता नहीं है, पर कभी हो गया। पर्सन नॉट इन एन एज ऑफ 21 ईयर कब? वाइल साइनिंग द एप्लीकेशन। बाबू ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट के पास पहुंचने की डेट पर 21 साल नहीं बबलू। जब तू एप्लीकेशन साइन करके इंस्टीट्यूट को भेज रहा ना, उस दिन तेरी एज कितनी चाहिए? 21 साल। भाई साहब मैं 21 साल का 3 दिन बाद ही होने वाला हूँ, मैं आज ही एप्लीकेशन लिख देता हूँ ताकि मैं 21 साल का हूँ तो इंस्टीट्यूट को पहुंच जाएगी, और इंस्टीट्यूट ने अगर बहुत जल्दी से मेरे को मेंबरशिप दे, मेरे 21वें बर्थडे के दिन मेरे को मेंबरशिप मिल जाएगी। पागल मत बन, इंस्टीट्यूट तेरी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर देगा। बाबू जिस दिन तू एप्लीकेशन साइन कर रहा है उस दिन तेरे को क्या होने का? 21 ईयर्स।
क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा अपने रिजल्ट से इतना ज्यादा उत्साहित हो गया हो कि वो अनसाउंड माइंड का हो जाए? हो ही नहीं रहता, हो ही नहीं रहता, हो ही नहीं रहता, सी एकदम हो गया, इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया, पागल हो गया। हाँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट को ये तो भरोसा है कि जब साउंड माइंड का ही पास नहीं हो सकता तो अनसाउंड माइंड का पास कैसे होगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अगर बंदा अनसाउंड माइंड का हो गया तो क्या करेंगे? तो अगर वो बंदा अनसाउंड माइंड का है तो हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसे बोलेंगे नमस्ते। बहुत क्लियर है। सर सुनो, 21 साल का तो क्या है कि चलो, एक बार 21 साल का होगा तो बाद में ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आएगी कि भैया ये 25 का एंटर हुआ था अब 21 का हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन दूसरे में तो हो सकता है ना, तो भैया जब अपॉइंट किया था साउंड माइंड का था सर। अरे सर, जब अपॉइंट किया ना तब तो एकदम साउंड माइंड का था। ये तो राधे भैया हो गया प्रेम में। क्या करें, सीए करते करते जिधर रिजल्ट आया उधर डोली उठ गई, इसका दिमाग उठ गया, हो गया पागल ये अनसाउंड माइंड का। क्या करें, कुछ मत करो, उसे एंट्री नहीं मिलेगी, नो एंट्री विल बी देयर। ओके सर, अगर वो अनसाउंड माइंड का है तो ये कैसे पता लगेगा कि वो अनसाउंड माइंड का है? मतलब अगर मैंने बोल दिया इंस्टीट्यूट को हर्षित पागल है यार, इसको मत मेंबर बनाओ, तो क्या इंस्टीट्यूट मान लेगी कि हाँ इसको मेंबर मत बनाओ? अरे यार, ये तो अपन फाउंडेशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एडजुडिकेटेड होना चाहिए बाय कोर्ट, ऐसा थोड़ी किसी भी कह देने पे कोई भी पागल है। नाउ नेक्स्ट वन, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। Undischarged insolvent. What is undischarged insolvent? भाई इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन दी, कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन, एनसीएलटी ने उसकी एप्लीकेशन ली और उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली और उसके यहाँ रिजोल्यूशनल प्रोफेशनल अपॉइंट कर दिया, लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया, रिसीवर अपॉइंट कर दिया कि भैया हो गए हैं ये दिवालिया, निपटाओ इनको। अब आप अगर दिवालिया हुए तो या तो सीए बनने से पहले ही बंदा दिवालिया हो गया तो उसका नाम मेंबरशिप रजिस्टर में नहीं रखा जाएगा, और अगर सीए बनने के बाद दिवालिया हुआ तो उसका नाम मेंबरशिप रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। मैंने ही तो बोला, क्या बोला था मैंने? ये सब बोला था ना, ऑन ऑन बोला था ना, ये रखा नहीं जाएगा और एंटर भी नहीं होगा, तो रखा है तो काट देंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ सर, उसकी सारी असेट से उसकी सारी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, मतलब जितना बांटना था कोर्ट ने सब रियलाइज करके बांट बूंट दिया है, और अब वो कोर्ट से सर्टिफिकेट लेने गया है अपने इंसॉल्वेंसी के डिस्चार्ज का। अब वो जो सर्टिफिकेट मिला है उस सर्टिफिकेट में लिखा है कि ये बंदा किसी उटपटांग कार्य के कारण या धोखाधड़ी के कारण या किसी बेईमानी में या कोई मालाफाइड इंटेंशन से इंसॉल्वेंट नहीं हुआ था। नेचुरल कैलेमिटी आ गई थी, कोरोना में ये बहुत बीमार हो गया था, इसकी सारी फाइनेंशियल एसेट्स खत्म हो गई थी, इसकी सारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गई थी ढेर सारी, इसलिए ये जो है इंसॉल्वेंट हुआ। इट वाज जस्ट एज मिसफॉर्चून, ये उसका दुर्भाग्य था कि ऐसा हुआ, ना कि उसने कोई दुराचार किया है। इट वॉज एज मिसफॉर्चून कि वो क्या हो गया। तो अगर मिसफॉर्चून हुआ है तो भी हम यही कहेंगे कि भाई मिसफॉर्चून हुआ है तो लेट हिम नॉट बी अ
ले, अगर मिस फॉर्चून है तो भाई आप वापस आओ इंस्टीट्यूट में, आपका स्वागत है, आपका नाम वापस रजिस्टर में रखा जाएगा, आप फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से आगे बढ़ो। ईश्वर न करे अब आपके पास ऐसी कोई मुसीबत आए, बढ़िया है। लेकिन अगर दुनिया को मालूम है कि लोगों को टोपी पहना पहना के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम पे पैसे ठग के निकल लिया आदमी, पब्लिक डिपॉजिट के नाम पे हवाला की एंट्री करके, अगर इतने बड़े बड़े काम करके आप इंसॉल्वेंट हुए थे भाई साहब, तो परमानेंटली आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से बाहर हो। ओके, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या आपको कन्विक्ट किया है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड and punishable with an imprisonment or an offense not of a technical nature committed by him in his professional capacity unless respect of offense committed has either been granted pardon or application made by him in this behalf the central government by order writing remove the disability। ओ भाई साहब, बड़ा लंबा काम हो गया है। देखो, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक ऐसी कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट था जिसने जबरदस्त हेर फेर किया था, उस कंपनी ने जबरदस्त फ्रॉड किया, 7,000 करोड़ का घोटाला किया। मैनेजिंग डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोल दिया हमारी कंपनी में 7,000 करोड़ का घोटाला है, और यह बात ऑडिटर को भी मालूम थी। भाई साहब, आपका ये जो अफेंस है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की कैपेसिटी में एक टेक्निकल अफेंस है, और टेक्निकल अफेंस का कोर्ट मार्शल जो होगा वो डिसिप्लिनरी कमेटी करेगी या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। दैट वुड बी डन बाय बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी कमेटी, नॉट बाय यू। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसीलिए यहां क्या लिखा है, नॉट ऑफ टेक्निकल नेचर। तुम पर इल्जाम है कि तुमने जोधपुर में काले हिरणों को मारा, तुम पर इल्जाम है कि तुमने मुंबई में रात को सोते हुए लोगों पे कार चढ़ा दी, तुम पर इल्जाम है कि तुमने AK-47 राइफल अपने पास रखी, तुम पर इल्जाम है कि तुम मीटू के केस में फंस गए। भाई, ये सारे मैटर जो हैं ये नॉन टेक्निकल मैटर है, और नॉन टेक्निकल मैटर के कारण अगर आपको इम्प्रिजनमेंट हुआ था, पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट हुआ था पर्सनल कैपेसिटी में, तो भाई आप गए, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो भैया आप लोग देख लो, 21 साल से नीचे के तो नहीं हो, अनसाउंड माइंड के तो नहीं हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट तो नहीं हो, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट तो हो लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है कि मिसफॉर्चून से हुआ था, ऐसा तो नहीं है, किसी को मारा ठोंकी करके जेल वेल तो नहीं गए हो। अगर हो तो भैया रहने दो, फिर क्यों फाइनल कर रहे हो, वो देंगी नहीं मेंबरशिप तुमको। चले आगे। नाउ, रिमूव्ड हिज नेम फ्रॉम रजिस्टर्ड बाय काउंसिल ड्यू टू मिसकंडक्ट। भाई, तेरा नाम ही काउंसिल ने हटा दिया रजिस्टर ऑफ मेंबर में से, क्योंकि तू गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट के अंदर आ गया, इसलिए तेरा नाम ही हटा दिया गया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से। तो बाबू अपन क्या पढ़ रहे थे,
अपन ने पढ़ना चालू किया चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, तो हमें बोला गया कि अ पर्सन हु इज मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज नोन एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमने कहा कौन है भैया मेंबर? मेंबर वो है जिसने सारी एग्जामिनेशन क्लियर की हो, सारी ट्रेनिंग ली हो और फॉर्म भरा हो मेंबरशिप का, और फिर इंस्टीट्यूट देखेगी कि बाबू तुम में सेक्शन 8 की नॉन कंप्लायंस तो नहीं है। अगर सेक्शन 8 का डिफॉल्ट हुआ तो आपको वो मेंबर नहीं बनाएंगे, अन्यथा खुशी खुशी आपको मेंबर स्वीकार कर लिया जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत है नहीं। ये आगे चले यार, ये मेंबर कितने टाइप के होते हैं? ओ भाई साहब, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन अगर मैं बात करूं तो कहलाता है मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, और दूसरा कहलाता है मेंबर अदरवाइज ऑक्यूपाइड। और अगर मैं बात करूं मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ प्रैक्टिस, तो एक कहलाता है फुल्ली कंफ्यूज्ड अकाउंटेंट एफसीए, और एक कहलाता है ऑलवेज कंफ्यूज्ड अकाउंटेंट एसीए। अरे फेलो मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दो रहते हैं। मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ प्रैक्टिस। अब अगर अपन बात करें मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, तो फिर दो बातें आ जाती हैं। पहली, मेंबर हु इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस एंड मेंबर हु इज अदरवाइज ऑक्यूपाइड। यार सर आप सीधे मेंबर इन प्रैक्टिस क्यों नहीं बोल रहे हो, डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस क्यों बोल रहे हो? बाबू, अगर मैंने कोई वर्ड बोला है तो बहुत सोच समझ के बोला होगा, नहीं तो मैं बोलता ही नहीं। वहां लिखा है डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, माना जाएगा कि तू प्रैक्टिस में। ओके, एंड मेंबर अदरवाइज ऑक्यूपाइड। भाई तुम क्या हो? बोले मैं प्रैक्टिस में नहीं हूं। अरे तो प्रैक्टिस में नहीं है तो क्या कर रहा है? बोले मैं सर्विस में हूं। ओह, सर्विस किस क्या कर रहा है? सर मैं एक प्रैक्टिसिंग सीए क्या सर्विस में हूं। अद्भुत। नहीं मैं तो यूं ही किसी और सर्विस में हूं। अद्भुत। और क्या कर रहे हो? मैं तो प्रणय रॉय हूं, हिंदी टीवी चलाता हूं। तो वो भी नहीं रहा। मैं तो कुमार मंगलम बिरला हूं, बड़ा बिरला हूं, सीए भी हूं, बिरला भी हूं, और बिरला ग्रुप चलाता हूं। तो कुमार मंगलम बिरला किधर आएंगे? इधर। तुम अगर जॉब में गए और सीए फर्म में प्रैक्टिस कर ली, तुमने डिलॉयट विलॉयट में सर्विस ले ली, तो यहाँ आ जाओ। तुमने अगर किसी जॉब में ज्वाइन कर लिया, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, तो तुम इधर आ जाओगे। और ये सब न करके तुमने एक बहुत ही अद्भुत रास्ता अपनाया कि मैं तो दुनिया को अपनी सेवाएं दूंगा, तो मेरे दोस्त फिर आप कहलाओगे डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। अभी प्रैक्टिस नहीं बोल रहा हूं मैं डीम्ड की बात कर रहा हूं भाई साहब। मैं मेंबर इन प्रैक्टिस बोलने के पहले मेरे को 4 बार सोचना पड़ेगा। आई कैन नॉट से डीम टू बी इन प्रैक्टिस, वो अलग बात है। अभी बात करेंगे, बात करेंगे। हु इज एफ सी ए? भाई साहब एफ सी ए कौन बनता है? भाई साहब एफ सी ए कौन बनता है जरा पढ़ के देखो, फिर मैं बताता हूँ आपको। बताओ, हु इज एफ सी ए एंड हु इज ए सी ए? ए सी ए कौन, एफ सी ए कौन? भाई मैंने एक बार, जब मैं 1998 में सीए बना, मैंने सबसे पहले अपना ले लिया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और मैं बन गया प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट। ओके, नाउ मैंने सीए बनने के बाद 2014 तक
प्रैक्टिस की। उसके बाद मुझे लगा कि यार मैं अब पढ़ाने में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ, तो मैंने फिर अपनी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सरेंडर कर। लेकिन चूंकि मेरी सीए की प्रैक्टिस कितने साल की हो चुकी थी, 5 साल की, तो मैंने अप्लाई करके अपने आप को एफसीए बना लिया था। कोई भी बंदा एक एसीए, देखो जब भी आप सीए बनते हो तो आप क्या कहलाते हो? बाय डिफॉल्ट आपका डेजिग्नेशन क्या होता है? एसोसिएट मेंबर। जिस बंदे का नाम रजिस्टर में एंटर हुआ वो हमेशा क्या कहलाएगा? ए सी ए। ओके। लेकिन मैं एक एसीए हूं जिसने कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की है इंडिया में फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, या मैं एक एसीए हूं जिसका एक्सपीरियंस ओपिनियन ऑफ काउंसिल में 5 साल के बराबर है। हेलो। या मैंने ऐसी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ले रखी है जो फेलो के बराबर है। और काउंसिल ने कह दिया भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस तो 5 साल के बराबर है, क्या दिक्कत है? तो अगर एक बंदा 5 साल तक एसीए रहता है तो वो छठे साल एफसीए नहीं हो जाएगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे एफसीए बनाओ। फिर इंस्टीट्यूट आपको एफसीए बनाएगी। ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं है इंस्टीट्यूट में। हाँ, और भाई अप्लाई करना पड़ता है, माते हमको एफसीए बना दो, माते हमें मेंबर बना दो, माता आईसीआई को बार बार जाके धोख देने पड़ते हैं भाई साहब, तब जाके काम होता है। ऐसा थोड़ी कि आप 5 साल हो गए और आप वहाँ चिट्ठी लिख रहे हो, हमारे पास एफसीए का सर्टिफिकेट नहीं आया, क्या लेत लाली है ये? बोलेंगे तूने अप्लाई किया? बोले अप्लाई करना पड़ता है क्या? तो करो ना भैया। अप्लाई करोगे तब तो एसीए बनोगे, तुम्हारे घर बैठे आएगा एफसीए? नो वे। अप्लाई देन यू बिकम एफसीए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंबर्स भी खत्म हुआ। अब शुरू होगा who is to be treated as member deemed to be in practice। ये डेफिनेशन अपने आप में जबरदस्त है, बिल्कुल। और 4 नंबर में आएगी ही, आप कुछ भी कर लो। तो 2 बार आई हुई भी है, तो इसको अपन चालू करेंगे कल। टुमारो वी विल मीट अगेन at 4:15 and finish this off। सुबह अपना बैंक ऑडिट चल ही रहा है। चलिए, कोड ऑफ एथिक्स तो आप बहुत एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स में तो कोई टेंशन ही नहीं है ना यार। टेक्निकल चीजें हैं ही नहीं उसमें।